नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। मनरेगा की जगह आएगा विकसित भारत जी राम जी। 100 दिन बजाय 125 दिन का रोजगार गारंटी। काम नहीं मिला तो राज्य सरकार देगी बेरोजगारी भत्ता। लोकसभा में बिल पेश। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले। 3 देशों के दौरे पर है प्रधानमंत्री। इथियोपिया और अमान भी जाएंगे। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार की फ्लैट क्लोजिंग। सेंसेक्स 54, निफ्टी 20 पॉइंट गिरकर बंद। एफएमसीजी, पीएसयू बैंक, आईटी इंडेक्स बढ़त पर बंद। ऑटो फार्मा शेयरों में दबाव। रुपए ने फिर छुआ नया रिकॉर्ड निचला स्तर। $1 का भाव 90 रुपए 79 पैसे तक फिसला। लेकिन नवंबर ट्रेड डेफिसिट के अच्छे आंकड़े से आई रिकवरी। अनुमान से बेहतर $24 बिलियन रहा व्यापार घाटा। पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए ने किया पाकिस्तान की साजिश का खुलासा। चार्जशीट में टीआरएफ और एलईटी का नाम। 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय। नवंबर में थोक महंगाई बढ़ी लेकिन नेगेटिव जोन में बरकरार। नवंबर WPI -0.32%। अनाज और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को छोड़कर थोक मूल्यों में चौतरफा तेजी। महाराष्ट्र में शहरी निकाय चुनावों का ऐलान। बीएमसी के चुनाव 15 जनवरी को और नतीजे 16 जनवरी को आएंगे। आचार संहिता लागू। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर। ग्रैप 4 के कड़े प्रावधान लागू। दिल्ली एनसीआर में स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई। कोहरे के चलते फ्लाइट्स प्रभावित। 68 उड़ानें रद्द। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में लियोनेल मेसी का सम्मान। आईसीसी चीफ जय शाह ने भेंट की तेंदुलकर की नंबर 10 वाली जर्सी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी हुई मुलाकात। मनरेगा की जगह रोजगार गारंटी के लिए सरकार ने अब नई योजना लाने का फैसला लिया है। जी हां, उसका नाम है जी राम जी, यानी गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। आज इससे जुड़े बिल को सरकार ने लोकसभा में पेश कर दिया है। इस बिल में क्या कुछ खास है, जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, इस बिल में मनरेगा स्कीम के मुकाबले क्या कुछ नए प्रावधान हैं? देखिए, सबसे खास तो प्रावधानों से ज्यादा इसका नाम है जो हर किसी को आकर्षित कर रहा है। इसका नाम रखा गया है जी राम जी। जी हाँ, ये हिंदी वाला जी राम जी नहीं है, दरअसल इंग्लिश के शब्द का एक छोटा संक्षिप्त रूप है। गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये जी राम जी का फुल फॉर्म है। लेकिन सिर्फ नाम नहीं बदला गया है बल्कि इस योजना के पूरे स्वरूप को बदला गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरानी योजना में जो मनरेगा कहा करते हैं हम लोग, उसके तहत साल में 100 दिन रोजगार की गारंटी मिलती थी। अब इस नई योजना में, जी राम जी योजना में 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इसके तहत यह है कि अब किन किन सेक्टर में रोजगार मिलेगा उसकी विशेष व्याख्या की गई जो पहले नहीं थी। जैसे जल सुरक्षा से जुड़े हुए जो भी काम होंगे, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, आजीविका होगा, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए जो भी काम होंगे, उनमें इस जी राम जी योजना के तहत रोजगार मिलेंगे। दूसरी बात यह कि एक विकसित ग्राम पंचायत योजना बनेगी जिसके तहत कामों का बंटवारा होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात कि अक्सर ये शिकायत होती थी कि मनरेगा की वजह से बुआई के समय में, पीक खेती के समय में मजदूर नहीं मिलते हैं। तो अब ये कहा गया है कि पूरे साल भर में 60 दिन ऐसे निर्धारित किए जाएंगे जब इस जी राम जी योजना के तहत आपको रोजगार नहीं मिलेगा। और ये 60 दिन में ये कोशिश किया जाएगा कि जो कृषि के पीक टाइम होते हैं, बुआई का समय हो, खेती का समय हो, उस समय जो है सो में से कुछ समय 60 दिन का कुछ हिस्सा उसमें रखा जाए ताकि खेती के लिए आसानी से यहाँ पे मजदूर मिल सके। तो इस तरह के कई सारे प्रावधान किए गए। एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है कि जो भी खर्च आएगा उसका 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार वहन करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले मामले में आज एनआईए ने जम्मू की अदालत में चार्जशीट दायर कर दी है। चार्जशीट में एनआईए ने पाकिस्तान की साजिशों का खुलासा किया है। चार्जशीट में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तौयबा और उसके प्रॉक्सी द रेजिस्टेंट फ्रंट का भी नाम शामिल है। 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं।
एनआईए ने बताया कि इस हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को सेना ने ऑपरेशन महादेव में मार गिराया था। इन आतंकियों के नाम सुलेमान शाह, हमजा और जिब्रान है। इसके अलावा हमले से एक दिन पहले आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट, पनाह और खाना देने वाले 3 ऑन ग्राउंड वर्कर्स बशीर अहमद जोथर, परवेज अहमद जोथर और मोहम्मद यूसुफ कटारी के नाम भी चार्जशीट में शामिल किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए 2 व्यक्ति यानी परवेज अहमद और बशीर अहमद ने इन 3 हमलावरों की पहचान एलएनटी आतंकियों के रूप में की थी। बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में शहरी निकाय चुनावों का ऐलान हो गया है। मुंबई समेत राज्य भर में 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और चुनाव के नतीजे 16 जनवरी को आएंगे। निकला चुनाव के डिटेल्स बता रहे हैं विवेक गुप्ता। जिसका इंतजार कई सालों से लोग कर रहे थे। 15 जनवरी 2026 को 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव जो है वह एक साथ होगा। ऐसे शुरुआत में अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो पहले कुछ म्युनिसिपल चुनाव होंगे, उसके बाद बीएमसी जो मुंबई में है और नवी मुंबई में है, यानी कि एमएमआर रीजन, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के जो चुनाव होंगे वो आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन ने सभी के सभी 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव एक ही तारीख को रखा है, यानी कि 15 जनवरी को बीएमसी समेत सभी जगह पर जो 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जहां पर चुनाव नहीं हुए हैं वहां पर वोटिंग होगी। और ठीक दूसरे दिन यानी कि 16 जनवरी को नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। इसको लेकर देखिए, जैसे ही अभी चुनाव का ऐलान हुआ है, आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट लग चुकी है। सभी पार्टी, बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उद्धव गुट की शिवसेना, शरद पवार के एनसीपी, अजित पवार के एनसीपी, कांग्रेस, सभी ने अब कमर कस ली है और सभी लोग दावा कर रहे हैं कि वो इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। अब सबकी नजरें जो है वो चुनाव पर रहेंगी। 15 जनवरी को वोटिंग होनी है, 16 जनवरी को नतीजे होने हैं और अब पॉलिटिकल पार्टी तय करेंगी किस किस जगह पर चुनाव साथ लड़ना है या नहीं लड़ना है। सबकी नजरें मुंबई की बीएमसी पर है और बीएमसी में जिस तरह से सबकी नजर रहेंगी कि कौन सी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और कौन सी पार्टी साथ में चुनाव लड़ेगी, इस पर सबकी नजरें हैं। जिस तरह से ग्राम पंचायत और जिला परिषद का चुनाव हुआ है उसमें काफी ज्यादा उठाक पटक रही, तो अब जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव का ऐलान हो चुका है। पॉलिटिकल पार्टी और सबकी नजर अब 15 जनवरी पे होगी जब चुनाव मतदान होगा और ठीक दूसरे दिन 16 जनवरी को नतीजे आएंगे जिसमें यह साफ हो जाएगा कि आखिरकार 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में किसका राज है। दिल्ली में आज कोहरे और स्मॉग का कहर बना रहा है। AQI गंभीर की श्रेणी में है और कोहरे के चलते कई फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा है। दिल्ली में आज कैसा है मौसम का हाल, बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, ये इस पूरे सीजन का सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला, सबसे ज्यादा कोहरे वाला स्पेल है जिसकी शुरुआत इस वीकेंड को हुई थी और अभी भी ये जारी है। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, दिल्ली का जो औसत AQI है वो है 437, लेकिन सुबह ये 460 तक पहुंच गया था और विजिबिलिटी लगभग जीरो थी। स्मॉग की एक चादर पूरी राजधानी में फैली हुई थी। हालांकि बाद में थोड़ी सी राहत जरूर मिली, लेकिन अभी भी जो हम बात कर रहे हैं, कई सारे ऐसे स्टेशन है जहां जो AQI है लगभग 500 के करीब है। जैसे कि वजीरपुर में देखें 490 है AQI, विवेक विहार में देखें 480 है AQI। और इस वक्त दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का जो स्टेज 4 है, जो सबसे गंभीर वाला स्टेज है, वो इस वक्त लागू है। नोएडा हो, गुड़गांव हो या दिल्ली हो, इन तीनों जगह जो स्कूल्स हैं उन्हें हाइब्रिड मोड या ऑनलाइन मोड पर चलाने के लिए कहा गया है। कई सारे जो दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तर हैं, वहां 50% अटेंडेंस की इजाजत दी गई है, वहां भी हाइब्रिड मोड पे जो है चीजें काम कर रही हैं। साथ ही डीजल जनरेटर सेट्स हैं उन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है और साथ ही जो आपका जो पॉल्यूशन करने वाली जो गाड़ियां हैं उनके खिलाफ जो एनफोर्समेंट है उसे बढ़ाया गया है। बहरहाल कई सारे देशों ने भी एडवाइजरी जारी की है, मसलन सिंगापुर, यूके और कनाडा, इन सभी ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो खास तौर पे एहतियात बरतें और अगर गैर जरूरी काम हो तो उसके लिए बाहर ना निकलें, सिर्फ जरूरी काम के लिए बाहर निकले। तो स्थिति काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है जहां तक प्रदूषण की स्थिति है। और इसी के साथ जो कोहरा है उसने भी हवाई यातायात पे काफी ज्यादा असर डाला है। सुबह से लेकर अब तक लगभग 70 ऐसी फ्लाइट्स हैं जो दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कैंसिल हो चुकी हैं सिर्फ कोहरे की वजह से, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम थी। सैकड़ों फ्लाइट्स ऐसी हैं जो कि डिले चल रही हैं।
हैं, करीब 5 फ्लाइट्स ऐसी हैं जो कि डाइवर्ट की गई है। तो ये सीजन की शुरुआत है। आने वाले कई दिनों तक जो ये कोहरे का, स्मॉग का जो स्पेल है वो जारी रहने की उम्मीद है। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर और पूर्व वर्ल्ड चैंपियन लियोनेल मेसी अब गॉड ऑफ क्रिकेट यानी सचिन तेंदुलकर की जर्सी पहनेंगे। जी हां, आईसीसी चीफ जय शाह ने नई दिल्ली में मेसी से मुलाकात की और उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी नंबर 10 भेंट की है। सचिन ने भी मुंबई में मेसी को अपनी ये जर्सी गिफ्ट की थी। इन दिनों लियोनेल मेसी गोट इंडिया टूर पर है। टूर के तीसरे दिन वो राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में मेसी से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी मुलाकात की। आईसीसी चीफ जय शाह ने भी यहीं पर उनसे मुलाकात की। मेसी के साथ आई लुइस सुआरेज और रॉड्रिगो डी पॉल को भी जय शाह ने जर्सी गिफ्ट की। लुइस सुआरेज को जर्सी नंबर 9 और रॉड्रिगो डी पॉल को जर्सी नंबर 7 गिफ्ट के तौर पर मिली है। यही नहीं, लियोनेल मेसी ने बच्चों को फुटबॉल के टिप्स भी दिए और उनके साथ गेंद से ड्रिबलिंग भी की है। भारत के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर बाइटुंग भूटिया भी इस दौरान मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है। देश कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। पिछले साल 1.05 बिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ है, जबकि कोयला आयात में 8% की कमी आई है। गुजरात के पावर सेक्टर मॉडल को अब पूरे देश में लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि सोलार, विंड और न्यूक्लियर को मिलाकर देश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति संभव है। देश में कोयले का पर्याप्त स्टॉक है और सभी पावर प्लांट्स में 50 दिनों का कोयला मौजूद है। हम भूल जाते हैं कि 11 वर्षों में बदलाव कितना बड़ा हुआ है और ऊर्जा एक क्षेत्र ऐसा है जो संभवतः एक सूत्र में आपको बता सकता है मोदी जी की सोच। कोयले की शॉर्टेजेस जिससे पावर प्लांट को बंद हो जाना पड़ता था। अभी प्रहलाद जी कोयला कृष्ण रेड्डी जी बता रहे थे कि 50 दिन से अधिक कोयला हर बिजली घर में है, एवरेज 50 दिन से अधिक। आप सोचिए यूपीए की स्थिति और एनडीए सरकार की स्थिति, कहाँ शॉर्टेजेस से बिजली घर बंद हो रहे और आज 50 दिन से अधिक हर बिजली घर में कोयला उपलब्ध है। लोग कहते थे ना गुजरात मॉडल केंद्र में नहीं चलेगा, वो गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ही पावर सेक्टर में और एनर्जी सेक्टर में इस देश को नई ऊंचाइयों पे लेके गया। तो ये है एनडीए की 12 वर्ष की गाथा। सरप्लस जनरेशन, ग्रिड इंटीग्रेशन एंड अ ग्लोबल लीडर इन रिन्यूएबल एनर्जी। एक नजर आज के बाजार के हाल पर। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार की फ्लैट क्लोजिंग हुई है। सेंसेक्स निफ्टी निचले स्तर से सुधरकर बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में रिकवरी दिखाई दी है। कैसे रहा आज के बाजार का हाल, बता रहे यतिन मोहता। आज मार्केट में रिकवरी का माहौल रहा। एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद बाजार में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो बिल्कुल ही फ्लैट ओपनिंग रही। इनफैक्ट निफ्टी बैंक हरे निशान में और मिड कैप इंडेक्स में भी अच्छे से रिकवरी डेज लो से आपको आती हुई नजर पड़ी। अगर हम निफ्टी गेनर्स की बात करें तो यहाँ काफी स्टॉक्स थे जहां मोमेंटम था। खास करके अगर हम बात करें तो इंटरग्लोब एविएशन, HUL जैसे काउंटर्स में 1.5-2% की तेजी और श्रीराम फाइनेंस और ट्रेंड जैसे काउंटर्स में भी अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। फ्लिप साइड पे अगर हम देखें तो ऑटो शेयरों में आज थोड़ी बहुत कमजोरी थी, तो M&M, आइशर मोटर जैसे काउंटर में 1.5-2% की गिरावट थी। ONGC और JSW स्टील में भी थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज, UPL, फैक्ट और IDFC फर्स्ट बैंक जैसे काउंटर्स में 2 से 3% तक की तेजी देखने को मिली। और आज कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में थोड़ी बहुत बिकवाली का माहौल था, तो HDFC, AMC और BSE जैसे काउंटर्स में 2-3% की गिरावट और AB कैपिटल और AB फैशन रिटेल जैसे काउंटर्स में भी थोड़ी बहुत गिरावट का माहौल रहा। अब बात रुपए की, जिसने आज डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचला स्तर छुआ है, लेकिन अब निचले स्तरों से रिकवरी भी देखने को मिल रही है। रुपए में गिरावट के बाद रिकवरी क्यों आई है, बता रही है लता वेंकटेश। आज सुबह की ट्रेडिंग में डॉलर वाकई ही बहुत महंगा हो गया था। एट अर्ली ट्रेड में 90.79 तक गया था। ओवरनाइट क्लोज, फ्राइडे क्लोज था 90.41, तो नियरली 0.4% का लॉस रुपये में हम पाए। लेकिन बाकी के करेंसीज एमर्जिंग मार्केट्स में ऐसा कोई डॉलर स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दिया। लेकिन ये ट्रेड डेफिसिट नंबर आने के बाद
थोड़ा बहुत राहत मिल गया, और वो इसलिए कि जो ट्रेड डेफिसिट है, गुड्स ट्रेड डेफिसिट, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस, वो एकदम घटकर $24.5 बिलियन हो गया। अक्टूबर में वो 41, ऑलमोस्ट $42 बिलियन था, $41.7 बिलियन। ये सिर्फ यही नहीं, अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इकट्ठा देखेंगे तो डेफिसिट $7.5 बिलियन हो गया था। यही नंबर अक्टूबर में $22 बिलियन था। खास करके अगर हम सिर्फ एक्सपोर्ट्स देखेंगे, गुड्स एक्सपोर्ट्स, जहाँ पर बहुत टेंशन है ये टैरिफ का, गुड्स एक्सपोर्ट्स लास्ट ईयर के मुकाबले 10% ज़्यादा था नवंबर में, और अक्टूबर के लास्ट ईयर के मुकाबले 20% ज़्यादा था, और अक्टूबर के मुकाबले नवंबर एक्सपोर्ट्स 10% ज़्यादा था। सिर्फ यूएस को एक्सपोर्ट्स $1.3 बिलियन ज़्यादा हुआ इन नवंबर 25 कंपेयर टू नवंबर 24। तो मार्केट को ये तसल्ली मिली कि ये ट्रेड डील ना होने पर भी हमारे ट्रेड डेफिसिट को बहुत हानि नहीं पहुंची है। एटलीस्ट ये साल हम एक 1% या 1.1 करंट अकाउंट डेफिसिट से ज़्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन ये राहत लिमिटेड है, क्योंकि डेफिसिट तो है ही, उसको ब्रिज करना पड़ेगा, उसके लिए कैपिटल फ्लोज चाहिए, और वो सिर्फ एफपीआईज और एफडीआई लाएंगे, और फिलहाल दोनों आउटफ्लोज के मोड में हैं। भाई अब देखिए ना, आईसीआईसीआई प्रू निकले जा रहा है ऑलरेडी, हुंडई, एलजी, कितने सारे एफडीआई एफपीआई निकल रहे हैं, आने की अभी तक कोई साइंस नहीं है। इसीलिए थोड़ी राहत है, लेकिन रुपये पर प्रेशर तो बनी रहेगी जब तक एफपीआईज के फ्लोज पॉजिटिव न हो जाए। अब आपको बता दें, हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशा ईरानी का मानना है कि 2026 बाजार के लिहाजे से बढ़िया होने वाला है। आइए जानते हैं कि अगले साल के लिए उनका फोकस कहाँ है। हमारे हिसाब से लोग ये सोच रहे थे कि शायद एमएनए आने वाला है, प्राइवेट सेक्टर विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट पीएसयूज में, पर ये सब हमें नहीं लगता कि इतना आसानी से हो सकता है। हमें उल्टा ऐसा लगा कि एमएससीआई का वेट बढ़ जाएगा उनके चलते, ये कट के चलते, गवर्नमेंट स्टेक के कट के चलते। तो इसलिए वो एक बहुत बढ़िया मूव था, और वो पीएसयूज में दिखा भी आपको। लेकिन आगे चल के जब कंजम्पशन लेड, क्योंकि हमें प्राइवेट सेक्टर भी इसलिए पसंद होते हैं क्योंकि वो कंजम्पशन ड्रिवन बैंक्स होते हैं, दे फंड कंजम्पशन। पीएसयूज में इतना नहीं होता है, कंज्यूमर फेसिंग नहीं होते इतने, इसलिए हमें पसंद नहीं है। तो आगे चल के हमें लग रहा है कि जैसे ही हमारी कंजम्पशन लेड ग्रोथ आएगी, जो कि हमें कोई डाउट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका है जो हमारा जीडीपी ग्रो होगा और बेहतरीन तरीके से होगा, विल बी इंटरनल नेट कंजम्पशन। तो वहां पे आपको दिखेगा कि प्राइवेट सेक्टर विल बी बिग पार्टिसिपेंट्स इन दिस रैली। इसलिए वी आर टोटल सपोर्टर्स आज की तारीख में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के। थोक महंगाई के मोर्चे पर बुरी खबर है। नवंबर थोक महंगाई -1.21% से बढ़कर -0.32% पर पहुंच गई है। खाने पीने की चीजें महंगी होने से महंगाई बढ़ी है। खाद्य थोक महंगाई -5.04% से बढ़कर -2.60% दर्ज हुई है। फ्यूल एंड पावर महंगाई में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आलू, प्याज, अंडे, मांस की थोक महंगाई भी बढ़ी है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट महंगाई और अनाज की थोक महंगाई में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, जुड़े रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पटना से दिल्ली पहुंच गए हैं। बीजेपी मुख्यालय में उनका जोरदार स्वागत हुआ है। अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। बीजेपी मुख्यालय में बड़े जश्न की तैयारी है। नितिन नबीन 45 साल के हैं और ऐसे में उनके चुनाव को युवा कनेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट करके नितिन नबीन को बधाई दी। दिल्ली रवाना होने से पहले नितिन नबीन ने आज सुबह पटना के महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की और अपने पिता की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बीजेपी के 5 बार के विधायक और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष कल बनाने का ऐलान करके बीजेपी ने सबको चौंका दिया। पटना स्थित उनके आवास पर कल से ही कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। नितिन नबीन से पटना में हमारे सहयोगी चंद्रमोहन ने खास बात की है, आइए देखिए। भाजपा ने हमेशा युवाओं को बढ़ाया है, निखारा है, संवारा है और फिर बढ़ाया है। मैं मानता हूं कि भाजपा के नेतृत्व को धन्यवाद है, जिन्होंने कार्यकर्ता को बनाने के पहले संवारना, निखारना, कहते हैं ना कि लोहे को
शेप देने के लिए उसको पूरी तरह से लगातार हैमर किया जाता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का यही खूबसूरती है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को एक एक काम सिखाती है और तब उस मुकाम तक पहुंचाती है। बिहार चुनाव के दौरान आप लगातार गठबंधन को इकट्ठा करना हो या फिर दूसरे राज्य के जब प्रभारी बने, छत्तीसगढ़ में बड़ी जीत मिली और अब बंगाल की बारी है, आप राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। बंगाल मेरा मानना है कि अपने अराजकतावादी सरकार से मुक्ति चाहता है। ममता दीदी का भ्रष्टाचार और अराजकता पूरा बंगाल कह रहा है और बंगाल उस भ्रष्टाचार और अराजकता से मुक्ति चाहता है। युवा को आगे करना बीजेपी को क्या मैसेज देना चाहती है बीजेपी? मैं मानता हूं कि युवाओं को मौका हमेशा पार्टी में मिला है। यही मैंने कहा, युवाओं को केवल बनाती नहीं, उनको निखारने में, उनको संवारने में, उसको सिखाने में भाजपा के नेतृत्व करने का विशेष योगदान रहता है। और यही कारण है कि भाजपा में युवा निखर के सामने आता है। और जब से नितिन नबीन को बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, तब से ही इस सरप्राइज सिलेक्शन पर चर्चा जारी है। आज आवाज अड्डा में भी हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी में नवीन अध्यक्ष क्या है लक्ष्य, जरूर जुड़िए। ऑस्ट्रेलिया की बॉन्डी बीच फायरिंग में 16 लोगों की मौत हुई है। वहीं एक आतंकी को मार गिराया गया, जबकि दूसरा गिरफ्तार हो चुका है। क्या है इस हमले का पाकिस्तान कनेक्शन और किस तरह से इजराइल के लिए ये एक नया युद्ध का मैदान खुल सकता है, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। सिडनी में समंदर के किनारे हुए हमले ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। पुलिस ने काउंटर अटैक किया, जिसमें दोनों हमलावरों को गोली लगी। एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे पर तब काबू पाया गया जब वो गंभीर हालत में था। As a family at a bar mitzvah for a relative, and it started at 6:30, and at about 6:40 people started screaming, telling us to run inside. So we ran into behind the kitchen and we were just hiding in a room, and there were lots of children there. Their parents weren't there because this was a kids party basically, and lots of kids crying. It was really horrible. इनमें से हमलावर की पहचान नवीद अकरम के तौर पर हुई है। उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला है। इसी से उसके बारे में पता चल पाया। इस हमले ने दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक यानी ऑस्ट्रेलिया को झकझोर कर रख दिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी तनाव में आ गए कि आखिर सबसे सुरक्षित देशों में गिने जाने वाले ऑस्ट्रेलिया में कैसे ये आतंकी हमला अंजाम दिया गया। An attack on Jewish Australians is an attack on every Australian. And every Australian tonight will be, like me, devastated on this attack on our way of life. There is no place for this hate, violence and terrorism in our nation. ऑस्ट्रेलिया भी इजरायली पर्यटकों के लिए एक बड़ा डेस्टिनेशन कहा जाता है और अब 14 दिसंबर को जो यहाँ हुआ, आतंकी हमले ने विदेशों में उनकी सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए आतंकी हमले ने अब इजराइल की टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है। Our sisters and brothers in Sydney, Australia have been attacked by vile terrorists in a very cruel attack on Jews who went to light the first candle of Hanukkah on Bondi Beach. 14 दिसंबर को हुए इस हमले ने बहुत से देशों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ऑस्ट्रेलिया इसे रोकने में नाकाम साबित हुआ, लेकिन ऐसे ही हमले अब वहां होने का खतरा है जहां इजरायली पर्यटकों का आना जाना रहता है। कुल मिलाकर इजराइल और खासकर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ये एक और फ्रंट तैयार हो चुका है और इसका मुकाबला करना हमास और हिजबुल्लाह से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा। इसका ट्रेलर ऑस्ट्रेलिया में दिख चुका है। आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए।